दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं किसी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर को एक्सप्लेन करूं। इसीलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी शानदार सस्पेंस थ्रिलर लेकर आया हूं, जिसके सामने अच्छी सीरीज भी फेल हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2000 से, जहां हमें न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए एक केस के बारे में पता चलता है, जिसमें कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर्स के पास बने हुए चिंचोली फॉरेस्ट के अंदर लगभग हर साल एक सरकटी लड़की की लाश मिलती है। वो सभी लड़कियां सफेद साड़ी पहनी होती हैं और उनके ऊपर लकड़ी का बनाया गया एक मास्क भी पड़ा होता है, जो सभी लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने घरों के बाहर लटकाते हैं। खैर, अब कोई भी सबूत न मिलने की वजह से इन विक्टिम्स की पहचान तो नहीं हो पाती, पर इन सभी की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये जरूर पता चलता है कि उन्हें पहले बहुत ही ज्यादा एब्यूज किया गया था और फिर मारा गया था। ये वारदात अब तक 15 फीमेल्स के साथ हो चुकी थी, लेकिन आज तक पुलिस को इस किलर के खिलाफ कोई भी सुराग नहीं मिला। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि वो कातिल कितना ज्यादा खतरनाक और चालाक भी है। हर साल ये सब होने की वजह से ये केस 18 साल से इस इलाके के लोगों और पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम एक जंगल के बीचों बीच बने एक घर के अंदर किसी लड़की को देखते हैं। वो लड़की उसी सेम व्हाइट ड्रेस में चेयर पर बंधी हुई थी। उसके मुंह के अंदर नींबू फंसा हुआ था और उसके चेहरे को भी उसी मास्क जैसा पेंट किया गया था, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि इसके साथ भी वही होने वाला है जो सभी लड़कियों के साथ हो चुका है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि इस लड़की के गले में एक शिवलिंग भी लटका हुआ था। तभी वहाँ पर एक बड़ा भयानक आदमी आता है, जिसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके हाथ में एक हथियार होता है और उसकी आहट से वो लड़की इतनी डर जाती है कि वो वहीं चेयर पर टॉयलेट कर देती है। अब वो आदमी उस लड़की के गले के लिंगम को निकालकर उस पर रिचुअल करके उसे सीधा करता है और फिर उस लड़की के मुंह में नींबू को अंदर घुसा देता है। इसके बाद वो उसके पेट को इस तरह से पकड़े रहता है जैसे वो उस नींबू को एक स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाना चाहता हो। ओवरऑल ये सीन इतना भयानक है कि आप इसको देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लोगों को। एक है बिजनेसमैन जॉन और दूसरा उसका असिस्टेंट। ये दोनों एक फेमस डिटेक्टिव को ढूंढ रहे होते हैं और काफी पूछताछ करने पर फाइनली उन्हें उसका ऑफिस मिल जाता है। ऑफिस में ये उस डिटेक्टिव के दोस्त और असिस्टेंट प्रसाद से मिलते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ हमें उस डिटेक्टिव का नाम भी पता चलता है, जो इस मूवी का भी नाम है, भूतादम भास्कर नारायणा। यहाँ प्रसाद बातों ही बातों में उसकी कहानी सुनाने लगता है और कहानी यहाँ से 14 साल पीछे चली जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि भास्कर शुरू से ही काफी होशियार रहा है, जिसका दिमाग काफी ज्यादा तेज है। उसके घर में है उसके पिता, माँ और बड़ा भाई रवि, जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। इसके साथ ही उसके पड़ोस में रहते हैं दो खास दोस्त, जिसमें से एक है प्रसाद और दूसरा है इंदिरा। वहीं पास में एक लड़की लक्ष्मी भी रहती है, जिसे वो बचपन से काफी पसंद करता है और उसकी बड़ी बहन श्रावणी को भी अपनी बड़ी बहन जैसा ही मानता है। अब उसका और लक्ष्मी का रिश्ता काफी नोकझोंक वाला है, लेकिन श्रावणी भास्कर को काफी सपोर्ट करती है। अब एक दिन भास्कर के बड़े भाई रवि की लड़ाई पास में रहने वाले अली से हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रवि अली की बेटी रहीमा से प्यार करता था, लेकिन रिलीजन की वजह से उनका साथ होना इम्पॉसिबल होता है। पर फिर भी रवि और रहीमा मिलना जारी रखते हैं और एक दिन अली को ये बात पता चल जाती है, तो वो रहीमा का कॉलेज छुड़वा देता है और उसे घर पर ही रखने लगता है। फिर जब रवि को ये बात पता चलती है तो वो उसे लेने जाता है। वो सोच लेता है कि आज वो रहीमा को लेकर उस गांव को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अली के घर के अंदर जाता है तो उसे अली और रहीमा की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें अभी अभी ही मारा गया है। अब पुलिस जब वहाँ पर आती है तो रवि अली की बॉडी से चाकू निकाल रहा होता है, इसलिए पुलिस उसे गुनहगार समझकर अरेस्ट कर लेती है। अब सारे सबूत उसके खिलाफ थे और क्राइम सीन पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। ऊपर से कुछ दिन पहले अली से उसकी लड़ाई भी हुई थी, तो यहाँ पर पुलिस ज्यादा कुछ छानबीन नहीं करती और ये साबित हो जाता है कि रवि ही खूनी है। फिर जब ये बात भास्कर को पता चलती है तो उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए अब वो खुद क्राइम सीन को चेक करने जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसे कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी बीच रवि को बेल मिल जाती है और वो घर भी आ जाता है, लेकिन गम और दूसरे लोगों की बातें सुनकर शर्म के मारे वो खुद को ही खत्म कर लेता है। भास्कर और उसका पूरा परिवार इससे टूट जाता है, जिसके बाद भास्कर डिसाइड करता है कि वो अपने भाई को इंसाफ दिलाकर रहेगा। इसके बाद वो काफी नॉवेल्स पढ़ता है
और बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवीज को देखता है, काफी सारे पुराने केसेस को पढ़ता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद वो वापस क्राइम सीन पर जाता है और अब उसे पता था कि उसे कहां पर चेक करना है, तो वो घर के बाहर साइड चेक करता है जहां उसे कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिन्हें चेक करके वो समझ जाता है कि कोई यहाँ पर या तो अंदर आया था या फिर यहाँ से बाहर भाग कर गया था। पास में उसे एक लिंगम भी मिलता है और ये सेम वैसा ही लिंगम होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब ये साफ है कि रवि की कहानी के कुछ तार यहाँ पर आपस में जुड़ रहे थे। खैर, अब भास्कर उस लिंगम को लेकर पुलिस के पास जाता है और अपनी दलीलें पेश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और नकार देता है, जिस वजह से भास्कर के भाई पर लगा हुआ दाग हमेशा हमेशा के लिए उसकी पहचान के साथ जुड़ जाता है। और अब भास्कर गुस्से में पुलिस ऑफिसर बनने की शपथ लेता है, लेकिन उसकी कमजोर आंखें और लो विजन की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। और यही वो वजह होती है जब वो फाइनली एक डिटेक्टिव बनने की ठान लेता है और अपने भाई जैसे केसेस को सॉल्व करने का फैसला करता है। दोस्तों, मैंने इतनी डिटेल्स इसलिए दी हैं क्योंकि ये डिटेल्स आपस में आगे जाकर जुड़ने वाली हैं। खैर, अब प्रसाद अपनी कहानी खत्म करता है और भास्कर उस बिजनेसमैन और उसके साथी से मिलता है। असल में उस आदमी का फोन खो गया था जो कि बहुत जरूरी है और वो उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार होता है। अब भास्कर यहाँ पर काफी स्मार्ट निकलता है और वो उस आदमी को बताता है कि आप किसी लड़की के पास होटल में गए थे और आपके फोन में उसकी कुछ पर्सनल वीडियोस हैं, इसलिए आप वो फोन ढूंढ रहे हैं। आपको 2-3 दिन में फोन मिल जाएगा, पर आपको वो वीडियोस उसमें नहीं मिलेंगी, जिसके लिए वो बिजनेसमैन तैयार हो जाता है। तो असल में उस आदमी का फोन होटल रूम के बाहर ही गिर गया था, जिसे एक शराबी वॉचमैन ने उठाकर बेच दिया था, जहां से भास्कर वो फोन रिकवर करके अपने क्लाइंट को वापस कर देता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि भास्कर के पिता ज्योतिष विद्या को बहुत मानते थे और वो भास्कर को रोककर कहते हैं कि वो ये काम छोड़ दे और कोई दूसरी जॉब करे, साथ ही वो ये डिटेक्टिव वाला काला कोट ना पहने क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि भास्कर डिटेक्टिव वाला काम नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसका दोस्त इंदिरा भी यहाँ का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, जिसके साथ उस मास्क वाले केस पर भास्कर भी इनडायरेक्टली काम कर रहा है, लेकिन वो भी उसे आज तक सुलझा नहीं पाया है। अब लक्ष्मी भी एक जर्नलिस्ट बन चुकी है जो कि पिछले 3 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो भी भास्कर की तरह अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाई। अब ये साल होता है 2018 और इस मास्क वाले केस को 18 साल बीत चुके होते हैं। फिर रिसेंटली इस केस की 16वीं विक्टिम की हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे भास्कर भी इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन आसपास खून का एक कतरा नहीं मिलता, यानी उसे कहीं और मारकर यहाँ पर डाल दिया गया। और उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स का कोई डेटा ही नहीं है, उसका सर भी नहीं है, तो पहचान भी नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से इस केस की लीड मिल सके। पर भास्कर एक चीज को जरूर नोटिस करता है कि इस लड़की की एक्स्ट्रा फिंगर्स थी, जिन्हें उसे मारने से पहले काटकर अलग किया गया था। मतलब इसका कुछ न कुछ लेना देना जरूर होगा। लेकिन इंदिरा कहता है कि किलर फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ता, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि इस लड़की की कितनी उंगलियां रही होंगी। अब इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्रवेणी भी कुछ खास समझ नहीं पाती और कुछ खास बता भी नहीं पाती कि इस लड़की को किन हालातों में मारा गया होगा। यहाँ पर भास्कर को कोई भी सुराग नहीं मिलता और वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वहाँ पर लक्ष्मी आती है, जो कि इंदिरा से बात करती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है। इंदिरा बताता है कि इस गुस्से से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन विक्टिम्स का कोई भी फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड नहीं है, कोई मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइल हुई ही नहीं, तो वो आखिर कर ही क्या सकते हैं। और तो और उनके सर भी कभी नहीं मिलते। साथ ही साथ अब डिपार्टमेंट भी इस केस से हार चुका है और इसे जल्दी ही क्लोज भी कर देगा। इसके अलावा जो कर्नाटक पुलिस के हेड हैं, यानी शंकर, वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं और वो भी लाइफ में सिर्फ एक यही केस सॉल्व नहीं कर पाए और अब तो वो भी इस केस से हार मान चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ के लोगों के लिए भी ये एक आम बात है और सभी लोग यहाँ डर में जी रहे हैं, जिन्हें बस थोड़ी सी उम्मीद भास्कर से ही है, क्योंकि वो ही है जो अपने दिमाग से केस की जड़ तक ना सही पर सुराग तक तो जरूर पहुंच सकता है। खैर, अब शाम को भास्कर लक्ष्मी के घर जाता है, जहां पर वो उसकी बड़ी बहन श्रावणी से मिलता है और जो उसे अपने बॉयफ्रेंड किशोर से मिलवा चुकी है, जो उसे बहुत प्यार करता है। भास्कर उसे प्यार से चिढ़ाता रहता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा फिंगर से उसे बहुत सारे मैसेजेस करती है। अब अगले दिन भास्कर पुलिस स्टेशन में होता है और इसी केस के बारे में बात कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर बाहर एक गोरखा आता है जो कि नशे में हंगामा करने लगता है। इंदिरा भास्कर को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 6 साल पहले गायब हुई थी, वो भी नेपाल में, लेकिन वो है कि यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आया है
और उसकी गर्लफ्रेंड असल में लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर थी। अब कुछ दिनों बाद पुलिस को जंगल से दूसरी हेडलेस बॉडी मिलती है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने शंकर, इंदिरा, लक्ष्मी, प्रसाद और भास्कर जाते हैं और इसकी भी वही सेम कहानी होती है। उन्हें वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिलता, लेकिन इस बार एक बात अजीब थी कि इस बॉडी की फिंगर्स की स्किन तक निकाल दी थी ताकि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रेस ना हो पाए। लेकिन भास्कर कुछ और भी भयानक नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी बॉडी की भी एक्स्ट्रा फिंगर्स कटी हुई हैं और उसके पैर में एक पुराना चोट का निशान भी है। तभी उसे याद आता है कि ये निशान तो असल में श्रावणी दीदी के पैर पर था, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता और ना ही लक्ष्मी से इस बारे में कोई बात करता है। जब बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो शॉकिंगली ये बॉडी श्रावणी की ही निकलती है। इससे दोनों परिवार और बाकी सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और लक्ष्मी तो और ज्यादा टूट जाती है और बेसुध सी हो जाती है। अब यहाँ पर श्रावणी के बॉयफ्रेंड किशोर से पूछताछ की जाती है, जो बताता है कि वो हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती थी। पर उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी, तो वहीं थोड़ी लेट हो गई और फिर उसने उसे बस स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ भास्कर, प्रसाद और इंदिरा आपस में बात कर रहे होते हैं। भास्कर कहता है कि सिर्फ श्रावणी ही थी जो कि उसको समझा करती थी, उस पर यकीन करती थी, लेकिन अब वो भी जा चुकी है और अगर उसने इस केस को पहले सॉल्व कर दिया होता तो आज वो जिंदा होती। इसलिए अब वो फैसला करता है कि वही इस केस को सॉल्व करेगा, जिस पर इंदिरा उसका साथ देने की बात करता है। लेकिन प्रसाद कहता है कि ये भास्कर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर किलर को लगा कि वो उस तक पहुंचने वाला है तो वो उसे भी रास्ते से हटा सकता है। लेकिन अब यहाँ भास्कर फैसला कर चुका था। वो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब शाम को वो लक्ष्मी से मिलने जाता है, जिसने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो उल्टा गुस्से में उसको सुनाने लगती है कि वो अपने भाई के केस को तो सॉल्व नहीं कर पाया, उसे इंसाफ नहीं दिला पाया, तो वो श्रावणी का तो क्या ही करेगा। वो कहती है कि तुम इस केस को छोड़ दो और मैं खुद अकेले जो करना होगा कर लूंगी। अब भास्कर को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और फाइनली अब वो घर आकर अपना काला कोट निकालकर पहन लेता है और इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है। इसके बाद वो सीधे हैदराबाद के कॉलेज में जाता है और वहाँ थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। वो किशोर से कहता है कि श्रावणी को शायद यहीं पर मारा गया है और फिर बॉडी को चिंचोली में छोड़ दिया गया। वो उसकी रूममेट से भी बात करता है, जो बताती है कि श्रावणी कुछ दिनों से थोड़ी गुमसुम सी थी और किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, तो सभी को लगा कि कुछ फैमिली मैटर होगा, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर किशोर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था, वो सभी से अच्छे से बात कर रही थी। अब भास्कर जाकर बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज भी देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि किशोर ने उसे बस स्टेशन के बाहर छोड़ा था, लेकिन वो अंदर ही नहीं गई। और अब सवाल यही था कि आखिर वो वहाँ से कहाँ गई होगी। अब भास्कर वापस आने लगता है और चिंचोली से 15 किलोमीटर दूर रुकता है कि तभी उसे एक कार आकर हिट करते हुए चली जाती है। भास्कर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे और तभी उससे मिलने लक्ष्मी आती है, जो कि उससे अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। भास्कर इस केस को लेकर कितना डिटरमिन था, ये देखकर वो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए उसके साथ टीम अप करने का फैसला करती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन से सारी की सारी केस फाइल्स और सभी बॉडीज के ऊपर मिलने वाले कपड़े और मास्क इकट्ठा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब वो सबसे पहले मास्क के बारे में पता करते हैं कि ये मास्क लकड़ी से बना हुआ है, जो कि 60-70 साल पहले बना करते थे। साथ ही साथ बॉडी सफेद साड़ी में मिलती थी और ये कपड़ा भी सालों पहले ही मिला करता था, जबकि अब इस कपड़े को कोई नहीं बनाता। इसके अलावा बॉडीज के पास से ऑटो रिक्शा टायर्स के निशान मिलते थे, जो कि यहाँ उन्हें फेंकने आया करती होगी। भास्कर ये नोटिस करता है कि पहले 5 खून कर्नाटक रीजन में हुए और फिर बाकी के तेलंगाना में हुए और अब 13 साल बाद फिर से ये मर्डर कर्नाटक में हो रहे हैं। साथ में ये एक पैटर्न भी बना रहे हैं, इसलिए अब ये लोग कर्नाटक रीजन से भी स्टार्टिंग में मिलने वाली 5 बॉडीज की बिलोंग को भी चेक करते हैं। भास्कर उन बॉडीज की साड़ी को भी चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि ये 5 साड़ी सेम टू सेम हैं, लेकिन श्रावणी की साड़ी बिल्कुल अलग है और वो उस पर किसी स्टैंप मार्क को भी नोटिस करता है। इसके बाद उसे डिकोड करने पर भास्कर को एक हॉस्पिटल का पता मिलता है, साथ में उस पर योगेश करके कोई नाम भी लिखा होता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि श्रावणी का हॉस्पिटल से कोई ना कोई लेना देना जरूर था, तो वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर योगेश से मिलते हैं, जिससे उनको एक ऐसा सच पता चलता है जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं इंस्पेक्टर चीफ शंकर भी रियल कातिल तक पहुंच चुके थे,
जो कि कोई और नहीं बल्कि किशोर था। और शंकर उस तक ऐसे पहुँचे क्योंकि उस दिन उनसे किशोर ने ये कहा था कि वो श्रावणी के साथ मंदिर गया था, लेकिन वो दोनों कभी मंदिर गए ही नहीं, जिसमें शंकर आधा केस समझ गए। खैर, अब किशोर और डॉक्टर को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जाती है तो वो रिवील करते हैं कि असल में श्रावणी प्रेग्नेंट हो गई थी और किशोर के बच्चे की मां बनने वाली थी। इसलिए किशोर उसको डॉक्टर योगेश के पास लेकर गया था ताकि उसका अबॉर्शन करवा सके, लेकिन इस अबॉर्शन के बीचों बीच वो खत्म हो गई। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए श्रावणी को सीरियल किलर का विक्टिम दिखा दिया और डॉक्टर ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स काट दी थी और स्किन भी निकाल ली ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। और यही इस केस के अंदर नई चीज थी जिसको मैंने आपको श्रावणी के कत्ल के वक्त बताया था। इसके बाद उन्होंने उसका सर काटकर फेंक दिया और फिर किशोर ने नकली कहानी बनाई और भास्कर को मारने की कोशिश भी की जब वो हैदराबाद आया था, ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल के बेड का स्टैंप श्रावणी के हाथ पर और फिर साड़ी पर लग गया था, जिससे भास्कर योगेश तक पहुंच गया। अब ये लोग पकड़े जाते हैं और सच जानकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है कि यहाँ पर किशोर ने ऐसा कर दिया और भास्कर भी काफी गुस्से से भर जाता है। अब इंदिरा शंकर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है, तो इस पर वो कहते हैं कि वो कातिल हर चीज सेम करता है। उसकी बॉडीज हमेशा ईस्ट फेसिंग रहती है, उन पर लकड़ी का ही मास्क होता है, जबकि श्रावणी के ऊपर प्लास्टिक का मास्क था। और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा ऐसी लड़कियों को मारता है जिनके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने बॉडी को उस पैटर्न के हिसाब से नहीं रखा था जिस हिसाब से अभी तक कत्ल होते हुए आए थे, जबकि ये सारी गलतियां इन दोनों ने कर दी थी। खैर, अब भास्कर इन सब बातों के बारे में सोचने लगता है कि श्रावणी से पहले मिली बॉडी की भी एक्स्ट्रा 2 फिंगर्स थी और उसको याद आता है कि जॉन, जो कि उसका फोन वाला क्लाइंट था, वो जिस लड़की के साथ होटल गया था उसकी वीडियो के अंदर भी उसकी 12 फिंगर्स थी। इसलिए भास्कर उस वीडियो को फिर से देखता है तो उस लेडी की असल में 12 उंगलियां ही थी, मतलब वही इस केस की रिसेंट विक्टिम है। और अब भास्कर उसके गले में भी उसी लिंगम के लॉकेट को नोटिस करता है जैसा उसने सालों पहले अली के घर में देखा था। और अब जाकर भास्कर की किस्मत इस केस के साथ जाके जुड़ ही जाती है, क्योंकि उसका भाई जिस इल्जाम के चलते मारा गया, जिस वजह से उसने खुद को खत्म किया, उसके लिए यही कातिल जिम्मेदार था। अब भास्कर को हर हालत में इस केस को सॉल्व करके उसको पकड़ना होगा, क्योंकि इसमें उसका बड़ा भाई और मुंह बोली बहन भी मारी गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस कातिल पर उसका चेहरा हमें अभी भी दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा बड़े बड़े बालों वाला असुर जैसा आदमी होता है, जो कि अब अपनी नेक्स्ट विक्टिम के साथ वही सब कर रहा होता है जो कि उसने बाकी लड़कियों के साथ किया था। इसके बाद वो उस लड़की का सर निकालकर किसी काला जादू करने वाली जगह पर रखता है और बॉडी को एक संदूक में डाल देता है। अब यहाँ भास्कर अपनी टीम के साथ जॉन के घर पर जाता है और उससे सवाल जवाब करता है, तो वो बताता है कि वो होटल गया था जिसे बुरखे में एक लड़की मिली थी। उसने उसको अपनी बुलाई हुई लड़की समझा और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर गया, लेकिन तुरंत ही एक और बुरखे वाली लड़की वहाँ पर आकर उस लड़की को ले गई। अब वो लोग वॉचमैन से भी पूछताछ करते हैं तो वो भी यही स्टोरी कंफर्म करता है, लेकिन साथ में वो एक चीज और रिवील करता है कि वो लड़की असल में ट्रांसजेंडर थी और उसको साथ ले जाने वाली लड़की ग्रे होंडा सिटी से आई थी। अब भास्कर उस कार को ढूंढने की बात करता है, लेकिन उस एरिया में सीसीटीवी नहीं था, तो कार ढूंढना लगभग नामुमकिन था। इसलिए भास्कर सोच में पड़ जाता है, जिसे वो सब अभी तक लड़की समझ रहे थे वो तो एक ट्रांसजेंडर थी। तभी उसे एक न्यूज मिलती है और आधी कहानी साफ हो जाती है। उसे उस गोरखा की गर्लफ्रेंड की याद आती है जो भी असल में एक ट्रांसजेंडर थी। वो नेपाल से बंगाल शिफ्ट हो गई थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई और एक दिन वो यहाँ पर आई, फिर तभी से वो गायब है, यानी वो भी उसी सीरियल किलर की शिकार बन गई होगी। इससे ये साफ हो गया कि वो किलर असल में या तो प्रोस्टिट्यूट्स या फिर ट्रांसजेंडर्स का ही शिकार करता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उन्हें घर वाले पहले ही अलग कर देते हैं और वो उन्हें मारता नहीं है बल्कि उनकी बलि देता है। इसलिए उनकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट देता है, क्योंकि बलि हमेशा परफेक्ट बॉडी की ही दी जाती है। आगे वो बताता है कि ये मर्डर वाली चीजें मिसलीड करने के लिए थी, ताकि पुलिस हमेशा मिसिंग गर्ल्स वाली लीड फॉलो करती रहे और किलर सेफ जोन में ही बना रहे। 13 साल पहले कर्नाटक में जो डॉक्टर उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करता था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसने वो ट्रांसजेंडर वाला सच छुपाया। लेकिन साथ ही साथ अभी डॉक्टर नटराज, जो कि
प्रेजेंट में इनका पोस्टमार्टम करता है वो असिस्टेंट तक को आने नहीं देता और तुरंत ही बॉडी जला देता है, जिससे आगे के सबूत भी नहीं हाथ लगते। अब भास्कर और पुलिस फौरन नटराज के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो भागता हुआ दिखता है, जो कि उनके हाथ नहीं आता। और तभी उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर भी घर पर मर गया है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भास्कर समझ जाता है कि उसने ही खुद को खत्म किया है, क्योंकि वो डर गया होगा और ऐसे करने से पहले उसने सबूत भी मिटा दिए थे। अब डॉक्टर की वर्शिपिंग प्लेस पर उन्हें ब्लैक मैजिक रिचुअल और असुर वंदना का पूरा सेटअप मिलता है और साथ ही वहाँ पर वो मास्क भी रखा होता है। इसे देखकर लक्ष्मी कहती है कि उसने रिसर्च की थी और ये मास्क असल में भस्मासुर का सर है। ऐसा कहते हुए वो अब भस्मासुर की कहानी सुनाने लगती है कि देवों को जब ये श्राप मिला कि वो अपनी शक्तियों को खोकर धीरे धीरे नॉर्मल मृत्यु तक पहुंच जाएंगे, तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करके अमृत निकालने के लिए कहा, लेकिन ये काम अकेले नहीं किया जा सकता था, इसलिए देवों ने असुरों की मदद मांगी। अब मंथन के बीच में अमृत निकला, जिसे ऑब्वियसली असुरों को नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इस बीच देवों के भेष में राहु केतु और भस्मासुर अमृत पी चुके थे, जिसके बाद राहु केतु को अलग अलग 2 हिस्सों में बांट दिया गया और भस्मासुर का सर काट दिया गया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था तो उसका सर और भयानक होकर आतंक मचाने लगा। अब बाद में शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की, उसकी बॉडी को भी हील करवा दिया, लेकिन अब उसने खुद तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शिवजी ने उसको ये वरदान दे दिया, जिसके बाद वो उल्टा उनके ही पीछे पड़ गया। लेकिन बीच में ही भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोहिनी के रूप में उसे ट्रिक करके उसका हाथ उसके ही सर पर रखवा दिया, जिससे वो खुद ही भस्म हो गया। लेकिन उसका सर जीवित बना रहा, जो कि हमेशा आतंक मचाता रहा। और आजकल हम कलयुग में बुरी नजर से बचने के लिए घर के बाहर जो मुखौटा लगाते हैं वो भस्मासुर का ही सर होता है। अब ये कहानी कंप्लीट होती है और वो सभी नोटिस करते हैं कि उन लोगों के ऊपर कोई छुपकर नजर रख रहा है। भास्कर फौरन बाहर जाकर देखता है तो उसे नटराज का सामान जलता हुआ मिलता है और यही वो सबूत थे जो कि उसने मिटाने के लिए जला दिए थे। अब वो लोग इन सबूतों को चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बच जाती हैं, जिसमें एक अधजली फोटो एल्बम भी थी। उन्हें एक लड़की की आधी फोटो मिलती है जिसके अंदर कॉलेज का नाम साफ था। इसके बाद वो लोग कॉलेज का पता करने जाते हैं तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि रुद्रवेणी ही वो लड़की है जिसे आईटी में गोल्ड मेडल मिला है। और यहाँ उन्हें उसका एड्रेस नहीं मिलता क्योंकि वो शुरू से ही अनाथ थी और उसने MBBS भी किया है, इसलिए वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। अब तो साफ है कि वो फॉरेंसिक से उन ट्रांसजेंडर्स को लड़की दिखा देती थी और नटराज पोस्टमार्टम से मर्डर का एंगल डाल दिया करता था ताकि असली खूनी कभी पकड़ा ना जाए। अब इन लोगों के हाथ एक लीड लग चुकी थी, लेकिन ये रुद्रवेणी के डायरेक्टर को अरेस्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से भी जुड़ी हुई थी और उसके कनेक्शंस काफी अच्छे थे। अब भास्कर और प्रसाद उसके रिसेंट एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें उनका एक पुराना फैन मिलता है जो कि हैकर होता है और वो उनकी हेल्प भी करता है। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि रुद्रवेणी के पास भी ग्रे होंडा सिटी कार है, यानी कि उस ट्रांसजेंडर लेडी को लेने बुरखे में यही आई थी। अब वो लोग उसके घर जाते हैं और रुद्रवेणी को भी ये सीसीटीवी से पता चल जाता है कि वो लोग उसके घर आ चुके हैं। इसके बाद ये लोग उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं तो उसमें असुर थीम्ड एक ऐप भी होती है जिसके अंदर उन सभी विक्टिम्स के बायोडाटा भी थे और ये सारे के सारे ट्रांसजेंडर एक पर्टिकुलर नक्षत्रों में पैदा हुए थे। लेकिन अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर उनका ही सेक्रीफाइस क्यों किया जा रहा है और भस्मासुर और उन बलियों के बीच में आखिर क्या संबंध है। अब तक रुद्रवेणी यहाँ पर आ जाती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो किसी से बात करती है जो कि अपनी डरावनी आवाज में ये कहता है कि देवता ये यज्ञ होने से रोक रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ कोई नहीं रोक पाएगा और रुद्रवेणी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी। थोड़ी देर बाद भास्कर पुलिस को बुला लेता है और उनके आने से पहले ही रुद्रवेणी भी खुद को खत्म कर लेती है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके ये पता चलता है कि यहाँ रुद्रवेणी अपने भाई दानव लिंगम के साथ रहा करती थी और उसने ये घर 15 साल पहले लिया था जो कि मुंबई में रहता है। अब भास्कर उसकी पिक्चर देखता है तो वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनके इलाके का ही एक मैकेनिक पाशा है। अब भास्कर वहाँ के पूजा स्थान को देखता है तो उसे वहाँ पर भस्मासुर की वर्शिपिंग प्लेस मिलती है जहाँ पर एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी जिसके नीचे मोहिनी वध लिखा था और उल्टे स्वास्तिक के साथ 4 बार 18 लिखा हुआ था, जिसको भास्कर डिकोड कर लेता है और बताता है कि ये 9 तारीख को रिप्रेजेंट कर रहा है और आज ही उस लड़की की बलि दी जाएगी। ये लड़की कोई और नहीं
बल्कि पुलिस चीफ शंकर की अडॉप्टेड ट्रांसजेंडर बेटी मोहिनी होती है। अब ये लोग पाशा को लेने जाते हैं और यहाँ पर भास्कर को लक्ष्मी मिल जाती है, जो कि उस गोरखा से कुछ पूछने आई थी। लेकिन होता ये है कि पाशा उल्टा उसे ही किडनैप कर लेता है। अब भास्कर और पुलिस पाशा को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी को अपने भाई को सौंप चुका होता है और उन पर हमला करके भास्कर को बताता है कि जब वो एक लड़की को बलि के लिए अपने भाई के पास ले जा रहा था तो कई साल पहले अली ने उसे देख लिया था। अली ने उस लड़की के गले में लिंगम भी नोटिस किया और फिर वो उसके घर तक आया, जहाँ से उसे बाकी लिंगम मिले, लेकिन वो उन्हें पुलिस में देता उससे पहले ही उसने उसे और उसकी बेटी को मार दिया, जिसके अंदर रवि फंस गया था। इसके बाद पाशा अब खुद को भी खत्म कर लेता है, जिसके बाद भास्कर उसके ऊपर एक बर्थ मार्क को नोटिस करता है, जिससे उसे एक घर याद आता है जहाँ पर उसने उसे दानव नाट्य मंदकी की पिक्चर में देखा था, और वो भी उसके बाकी भाई बहनों के साथ, जिसमें नटराज, 13 साल पहले मरने वाला डॉक्टर, रुद्रवेणी और पाशा शामिल हैं। अब भास्कर उस घर पर जाता है जहाँ पर उसे वर्शिप प्लेस भी मिलती है और वहाँ पर उसे मिलती है एक शुक्राचार्य की लिखी हुई किताब, जिससे कि असली कहानी हमारे सामने आती है। तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर को खत्म कर दिया था, वो भी चालाकी से, या फिर कहें तो अपनी लीला से। अब असुर फिर से भस्मासुर को जिंदा करके अपना बदला लेना चाहते थे, तो शुक्राचार्य ने उन्हें एक विधि बताई और 18 वेदी अरेंज करी, और यही वेदियां वो पैटर्न बना रही थी। और वहाँ पर भस्मासुर को पुनर्जीवित करके धरती पर लाने के लिए ये सब किया गया था। भस्मासुर को वापस लाने के लिए 18 साल का ब्रह्मचर्य का भी पालन करना था, जो वो असुर फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने पुरुष होते हुए भी मोहिनी का अवतार लिया था, इसीलिए इस विधि में ट्रांसजेंडर बनने वालों की ही बलि देनी थी, यानी जो ना पुरुष हो और ना महिला। इसके बाद उनके पेट में लिंगम डालकर उनके सर को अलग करना होगा और फिर सर को घर में जलाकर उसकी राख रखनी होगी, और उधर उस बॉडी के पेट पर मास्क रखकर उसे ईस्ट फेसिंग में रखना होगा, जिससे उस पर सूरज की रोशनी आए और लिंगम आत्मलिंगम में बदल जाए। और फिर आखिरी 18वें विक्टिम को जिंदा जलाना पड़ेगा और फिर उसकी और बाकी सारों की राख को मिलाकर उससे एक 9 महीने के बच्चे जितनी डॉल बनाकर उस आत्मा को लिंगम के सर्कल में रखना होगा, जिससे कि भस्मासुर फाइनली जिंदा होकर फिर से असुरों को वापस लाएगा। यहाँ एक और खुलासा होता है कि ये चीज अभी शुरू नहीं हुई थी, बल्कि जनरेशन से चल रही थी और देव हमेशा इसको रोक लेते थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इंसानी रूप के अंदर ही होते थे। अब देखिए, होता ये था कि रुद्रवेणी, नटराज, पाशा और बाकी सब असुर भाई बहन थे, जो कि हमेशा पुनर्जन्म लेते थे और इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। इस बीच अगर ये फेल हो जाते तो हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करके अगली लाइफ में फिर से ये सब शुरू कर दिया करते, यानी कि इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब असुर थे जो कि अपने सबसे बड़े हेड यानी भस्मासुर को यहाँ पर री इनकॉर्नेट करना चाहते थे, ताकि फिर से असुरों का राज धरती पर हो जाए। अब भास्कर को यहाँ पर जो नट या मंडली की फोटो मिली थी, वहाँ से उसको एक एड्रेस भी मिलता है जहाँ पर ये सब होता है। अब फाइनली इसके बाद भास्कर के सामने उस पते पर वो आदमी आता है जो इन सभी का बड़ा भाई और इस केस का असली कातिल था, और वो कोई और नहीं बल्कि शंकर था। शंकर पुलिस में रहकर खुद ऐसा कर रहा था, जो कि अपने आखिरी रिचुअल और आखिरी सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो रहा था। इसलिए ये सभी लोग बार बार कह रहे थे कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है, क्योंकि उनकी नजर में वो इस केस से बिल्कुल तंग आ चुका था। लेकिन असल में यहाँ पर वो खुद था जो ये सब कर रहा था। खैर, अब भास्कर जो कि देवों का ही पुनर्जन्म है, वो इस एड्रेस पर जाने लगता है और वहीं पर शंकर खुद भस्मासुर के रूप में तैयार होकर रिचुअल शुरू करता है। उन वेदियों से जो पैटर्न फॉर्म हो रहे थे वो असल में एक शिवलिंगम है, यानी जिस शिवजी से भस्मासुर ने वरदान मांगा था। ये लोग उसकी ही पूजा करके वही रिचुअल करके भस्मासुर को फिर से जिंदा करना चाहते थे। अब तक भास्कर यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे भयानक रिचुअल करता हुआ शंकर मिलता है। वो उससे सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी को उसने अपने भाई यानी गोरखा से क्यों किडनैप करवाया। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसने उसको अपनी लस्ट मिटाने के लिए कैद किया है, क्योंकि उसने 18 साल ब्रह्मचर्य का नियम फॉलो किया था और अब वो भास्कर को पीटकर मोहिनी की बलि देने जाता है, यानी कि खुद की ही बेटी की। यहाँ पर भास्कर उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो उससे फिजिकली नहीं लड़ सकता और ना उसे रोक सकता है। इसलिए वो उन अस्थियों वाले कलश को ही पानी में डाल देता है
जिससे ये रिचुअल कंप्लीट होता। और अब जब यहाँ अस्थियां ही खत्म हो चुकी हैं, तो रिचुअल अधूरा ही रह जाता है और ये देखकर शंकर बहुत परेशान होता है। इसके बाद वो अपने असुर भाई बहनों से और भस्मासुर से माफी मांगता है और खुद अग्नि में प्रवेश कर जाता है ताकि वो अगले जन्म में अपना असुर यज्ञ पूरा कर सके। फिलहाल भास्कर ने ये केस सॉल्व कर लिया था और अपने भाई को भी इंसाफ दिला दिया था। लेकिन एक दिन यहाँ पर भास्कर को कॉल आता है जिसमें एक भयानक आवाज उसे ये कहती है कि असुर यज्ञ शुरू हो चुका है। और तभी भास्कर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उस परिवार की फोटो के अंदर एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। यानी अब वो यहाँ पर इस यज्ञ को पूरा करेगा। यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।